किया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। The primary motive of the colonial government behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold. तो कह रहे जो उनका मकसद था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, जो वो डी इंडस्ट्रियलाइजिंग कर रहे थे, मतलब देश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे ही नहीं रहे थे, उनका दो मकसद थे। तो वो पहला मकसद क्या था कि पहला मकसद है टू रिड्यूस इंडिया to the status of mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain। वो चाहते थे कि इंडिया सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन के रह जाए जो सिर्फ रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड करे उनकी इंडस्ट्रीज को जो ब्रिटेन में थी। और सेकेंडली to turn India into a sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain। ओके, दूसरा मकसद ये था कि वहाँ के जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में लाए जाएं और लोग उसको मतलब दे डोंट वांट टू परचेज बट इवन उनको ख़रीदना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में नहीं थे। इंडिया के खुद के फिनिश प्रोडक्ट रेडी नहीं थे क्योंकि कोई इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, राइट। तो उनको वही प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ रहे थे जो ब्रिटिशर्स वहाँ से प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे, फिनिश प्रोडक्ट। तो दोनों तरफ से उनका फ़ायदा था, है ना। तो वो टू फोल्ड कह सकते हैं एडवांटेज ले रहे थे इंडिया से। ठीक है, पहला कि इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और सेकेंडली दे आर यूजिंग इंडियन मार्केट फॉर सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट। वो अपने ही प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ पर बेच रहे थे बिकॉज यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। तो दो टू फोल्ड एडवांटेज मिल गया ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को। ओके, आगे देखते हैं। इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनारियो, the decline of the indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by increasing imports of the cheap manufactured goods from Britain। तो फर्स्टली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया उन्होंने, जिससे बेरोज़गारी बढ़ गई और आपको पता है कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल नहीं था, तो उनको वही कंज्यूमर गुड्स लेना पड़ रहा था जो कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड होके आ रहे थे, ब्रिटेन से। ठीक है, तो जो भी गुड्स थे फाइनल गुड्स वो सारे ब्रिटेन से बन के आ रहे थे और वही उनको खरीदने पड़ रहे थे हमारे इंडियंस को, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के लिए बहुत फ़ायदा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very low. Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textile mills. The cotton textile mills, mainly dominated by Indians, were located in the western parts of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills, dominated by the foreigners, were mainly concentrated in Bengal। तो सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्री की थोड़ा सा बढ़ावा हुआ देश के अंदर, और बट उसका जो प्रोग्रेस था बहुत लो था, बहुत स्लो था, है ना। और वो बता रहे हैं कि शुरुआती समय में जो था कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स को बढ़ावा दिया गया, जिसमें जूट जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो इंडियंस ने स्टार्ट करी, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में थी। और उसके अलावा जूट मिल्स को फॉरेनर्स मतलब ब्रिटिशर्स लेके आए, जो कि बंगाल में सेटअप हुई। Subsequently, the iron and steel industry began coming up with the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company, TISCO, was incorporated in 1907। तो टिस्को आई देश में 1907 में। A few other industries in the fields of sugar, cement, paper came up after the Second World War। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुगर, सीमेंट, पेपर ये सब इंडस्ट्रीज भी देश में आने लगी। However, there was hardly any capital goods industries to help promote further industrialization in India। पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का कोई भी बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं खोली जा रही थी।
अब यहाँ बताया गया है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती क्या है. So capital goods industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. So capital goods industry वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मशीन टूल्स बनाती हैं. ठीक है, कह सकते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है. ठीक है, मतलब आपको अगर दूसरे गुड्स बनाने हैं तो उसके लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होगी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और प्रमोट करती है. सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, जो मशीन टूल्स बनाती है. और मशीन टूल्स किस लिए काम आते हैं? वो और प्रोडक्शन करने के लिए काम आते हैं. जो हमारे कंजप्शन गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के काम आते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को बनाएं, बट उनका उस समय उनको खोला नहीं जा रहा था. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा था. ओके, आगे बता रहे हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स here was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry. Furthermore, the growth rate of the new industrial sector was its contribution to the GDP remained very small. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत निर्माण हुआ, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब उसको देश में नहीं लाया गया फिर से. फर्दरमोर देश के अंदर जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो जीडीपी में बहुत ही कम अपना रोल प्ले कर रहा था, बहुत ही कम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था. Another significant throwback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. और उस समय बहुत बड़ी जो खामी थी हमारी इकोनॉमी के अंदर वो ये थी कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ही मिनिमम था, बहुत कम था. वो सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक था. वो भी बता रहे हैं यहाँ कौन से सेक्टर्स थे वो, जैसे कि रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. तो अगर पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ता तो शायद और इंडस्ट्रीज खुलती, बट इट वाज वेरी लो दैट टाइम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो फ्यू पॉइंट्स अगेन हाईलाइट करते हैं क्या क्या हमने देखा इसके अंदर. पहली बात हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो साउंड इंडस्ट्रियल बेस नहीं बना पा रहा था कॉलोनियल रूल के अंतर्गत, और उसका मेन रीज़न यही था कि वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ खुले. बट एनी हाउ हमने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करी है, बताया गया है बाद में, बट इनिशियली बताया है कि उसका डेवलपमेंट बहुत लो था. ठीक है, उसके साथ साथ बता रहे हैं कि जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड हो गई, हमारे देश में कोई और इंडस्ट्रीज़ का इंडस्ट्रियल बेस नहीं अलाउड हो रहा था. और इसके पीछे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का मेन जो फोकस था वो ये था, वो टू फोल्ड एडवांटेज ले रहे थे इससे. पहला, वो इंडस्ट्री जो हमारे देश में रॉ मटेरियल है उसको वो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया था इंडिया को. ठीक है, तो इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया था जो कि उनकी इंडस्ट्रीज़ में जाके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता था. तो दो काम थे कि भैया यहाँ से तो रॉ मटेरियल लेके जाना है, वहाँ फाइनल गुड्स बनाने हैं, और फिर उसके लिए वो फाइनल गुड्स बेचने के लिए इंडियन मार्केट को यूज़ करना है, क्योंकि इंडियन मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट्स थे नहीं. So they were using Indian market for selling their finished products. Okay, तो ये important points हैं इसके अंदर. उसके बाद बताया गया कि उसके बाद बताया गया कि बाद में इंडिया में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें ये बता रहे हैं कि कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स लेके आए, जहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडियंस ने स्टार्टअप करी, और जूट को कौन लेके आया? बंगाल के अंदर फॉरेनर्स लेके आए. और जो हमारी कॉटन वाली थी दैट वो कहाँ स्टार्ट हुई? महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर. उसके बाद टिस्को आई. इसका डेट प्लीज़ याद रखिएगा, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आई टिस्को. प्लीज़ इसको याद रखिए, 1907 में आई. ठीक है, उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज देश में आई, बहुत सारी तो नहीं, कुछ आई, जैसे कि शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा, बहुत सारी, इट्स फ्यू रिटन ओवर है, कुछ आई. ठीक है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई. उसके बाद बताया गया है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो थी उसका स्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आती हैं, तो उनका उत्पादन नहीं हो रहा था.
ओके उसके बाद बताया कि थोड़ा मतलब फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लाया गया, बट जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसको रिन्यू नहीं किया गया, उसका रिन्यूअल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रीज़ का वो बहुत ही कम था। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का भी जो ऑपरेशन था वो भी बहुत कम था, जो कि सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के साथ ही बना हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स या मेन हाईलाइटेड थे। आपको फिर से इन पॉइंट्स को सुनना है तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करिएगा और फिर से सुन लीजिएगा, तो वो आपको मेन चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो रही थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया क्या क्या बातें यहाँ बताई गई हैं कि क्या पोजीशन थी हमारी इंडस्ट्री की जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस अंडर द ब्रिटिश राज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या देखना है, हमें अब फॉरेन ट्रेड देखना है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए कि जिससे और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, और प्लीज़ मुझे फीडबैक प्रोवाइड करिए कमेंट सेक्शन के थ्रू कि कैसी लग रही है आपको वीडियोस, आपको ऐसा समझ में आ रहा है बुक के थ्रू, एनसीईआरटी बुक से, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो आपको कमिंग वीडियो में मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे 1.5 फॉरेन ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।